Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. So, class 8th, we are studying lesson number 1 of the civics, and in this we are studying about the Constitution of India. और बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट कर लिए हैं इस लेसन में, और आज 4th पार्ट है इस लेसन का और आखिरी पार्ट है. आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. चलो, तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. की फीचर्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ों के बारे में जान लिया था, फेडरेशन और क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स. आज हम लोग जानेंगे अबाउट दी फंडामेंटल राइट्स. चलिए आ जाइए पेज नंबर 305 पे. फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप क्या क्या लिखा है. अनदर की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ दैट इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स. देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है, और ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, हर एक सिटीज़न, हमारे देश के हर एक नागरिक को दिया गया है. इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो किस रिलीजन का है, किस जेंडर का है, किस कास्ट का है. ठीक है, उसको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे अगर वो हमारे देश का नागरिक है तो. चलो, अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या गारंटी करती हैं, देखिए इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. अभी ये जानो कि कितनी फंडामेंटल राइट्स पहले थी. पहले हमारी 7 फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन एक जो हमारा अधिकार था, कौन सा अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब जो भी हमारे अंडर में है, हमारे अंडर मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी मतलब कि अगर किसी ज़मीन पे हमारे नाम पर है वो तो हमारे अंडर में है, वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, इतने पैसे हमारे नाम से बैंक में तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई. तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स में थ्रू दी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन 1978. 1978 में अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि अगर एक बार लिख दिया तो वो जैसा का तैसा लिखा का लिखा रह जाएगा. उसको टाइम जब हमारे नीड अराइज होता है, जब टाइम टू टाइम हमारे जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है. मतलब उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को जोड़ती है और कुछ सेट ऑफ रूल्स को वो हटा देती है, या फिर उसको अमेंड करती है, मतलब उसको ठीक करती है. क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अब उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया, लेकिन अब सोसाइटी चेंज हो चुकी है, तो अभी नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं. तो वही कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग इस टाइम पे भी लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा. तो प्रेजेंटली अभी इस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है कि अभी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं हिंदी में, वो 6 हैं. कितने हैं, 6. अंडरलाइन कर लीजिए, दे आर 6 इन नंबर. पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 में है. ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तीसरा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. चौथा, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. 5th, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ये हो गया आपका 6th फंडामेंटल राइट. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है, अधिकार है हमारा. बिफोर we know more about these fundamental rights, let us first learn why the framers of the constitution included the various fundamental rights in the constitution. तो इससे पहले कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान के बनाने वालों ने, संविधान निर्माताओं ने क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को जगह दिया. देखो, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग अधिकतर क्या रेफ़र करते हैं, कॉन्सायंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Rule of British and other colonial powers in India had created a certain suspicion of the state in the minds of the Indian nationals who were trying to free India. भाई जब हमारे देशवासी हमारे देश को आज़ाद करने में जुटे हुए थे, और जब उन्होंने आज़ाद करवा लिया तो तब भी उनके दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव पड़ गया था, इतनी बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट करके गए थे कि लोगों को ये लग रहा था कि भाई हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी मरम्मत तो कर रहे हैं, इतनी मुठभेड़ तो कर रहे हैं, इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश जब आज़ाद हो जाएगा तो क्या वाकई में हमारे पास कुछ पावर्स होंगे, क्या वाकई में हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमारी ज़िंदगी कुछ बेटर है. तो द नेशनलिस्ट वांटेड टू इंश्योर दैट देयर वाज नो मिसयूज़ ऑफ स्टेट पावर आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस. तो जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ भाई आप इस देश के नागरिक हो और आपको भी कुछ अधिकार हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया कि कोई भी स्टेट का मिसयूज़ पावर का नहीं करेगा. और इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का फ्रेम हुआ.
चलो अब हर एक फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी पे आ जाओगे। राइट टू इक्वालिटी के बारे में हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, बराबरी का अधिकार। ठीक है, आपको प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ाया गया है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में, चाहे दोनों के बीच में कितनी भी भिन्नताएं हो, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मैन है, ठीक है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, उनके बीच में लॉज को लेकर के किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। चलो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे फोटो में देखिए क्या लिखा है, राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो मीन्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड बाय द इंडियन स्टेट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी राइट टू इक्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको फोकट में मिल जाएगी सरकारी नौकरी और आप मुस्लिम हो तो आप दर दर भटकते रहो। ठीक है, चाहे कोई मुस्लिम है चाहे कोई हिंदू है, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा, आप उसको तैयारी करिए, आप एग्ज़ाम में बैठिए और आप उसको एग्जामिनेशन को पास करिए तो आपको उस पोस्ट का अधिकार माना जाएगा। चलो, तो हर एक सिटीज़न को पब्लिक प्लेसेस के लिए एक्सेस है। ठीक है, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया। ऐसा नहीं है कि प्लेग्राउंड में कोई क्रिश्चियन का बच्चा जाके खेलने लगा तो हिंदू का बच्चा जाके कहेगा तो तुम्हारा यहाँ पे अधिकार नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको यहाँ पे बराबरी का अधिकार है। पार्क हो गया, टेम्पल, लाइब्रेरी, होटल, शॉप्स, बेथिंग गार्डन एंड सो। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बता चुके हैं हम लोग आप लोगों को। छुआछूत की जो बीमारी थी हमारे देश में, बीमारी नहीं थी, बीमारी ही कहोगे, हमारी सोसाइटी की बीमारी थी। वैसा नहीं कि इंडिविजुअल में कोई बीमारी थी, सोसाइटी की बीमारी क्या थी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो नीचे के वर्ग को, जैसे कि ब्राह्मण जो लोग थे वो शूद्र को अपने आप को छूने भी नहीं देते थे। कहते थे कि आप जाओ यहाँ पे, आप क्या हो, इम्प्योर हो। यहाँ तक कि कुएँ का पानी तक भी नहीं भरने देते थे। और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत बातें की हैं। चलो, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड। तो इन सब चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को भी। चलो, अनटचेबिलिटी इज़ नॉट यूनिक टू साउथ एशिया। अब अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ साउथ एशिया का ही नहीं है। दलित लाइक ग्रुप्स कैन बी फाउंड इन जापान। जापान में भी अनटचेबिलिटी है, जहाँ पे दलित कौन है, जैसे कि बुराकुमिन। कोरिया में कौन है, पाइकशिंग। और तिब्बत में राग्यप्पा। ये सब जो हैं ये लोग भी अनटचेबिलिटी के शिकार थे। ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट, हो गया आपका पहला। दूसरा जो राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। आज़ादी हमारे डेमोक्रेटिक नेशन की एक बहुत ही बड़ी पहचान है। ठीक है, आज़ादी यहाँ पे लोगों को, नागरिकों को राइट टू फ्रीडम है। इस अधिकार के तहत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हमारे देश के किसी भी नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो जो भी कहना चाहता है वो कह सकता है। ये नहीं कि अगर वो कहना चाहता है तो उसके सामने वाला अंधा कहे कि तुमको हम बोलने नहीं देंगे, है ना, तुमको हम दबाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों के बीच में क्या है, आपस में इक्वालिटी है। दोनों को जो भी आ रहा है, ये नहीं, अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कोई खड़े होकर गाली देने लगेगा तो उसको फिर तो पुलिस पकड़ के डंडा लेके जाएगी अंदर। ठीक है ना। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब कि आप कुछ भी सभ्यता के साथ में, अगर आप कोई आइडिया देना चाहते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें और क्या क्या आ जाएगा, ही कैन असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, एक जगह पे आप संगठन भी गठित कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप बातें कर सकते हो। अगर आपको भाषण देना है तो वो भी कर सकते हो। आपको अगर कोई धार्मिक चीज़ें, प्रवचन वगैरह देना है तो भी कर सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स। ये नहीं कि अब आप हथियार लेकर के एक जगह बैठ करके गोली बंदूक लेकर के बैठे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं होना। विदाउट आर्म्स, हर एक वर्ड को अंडरलाइन करते चलिए, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कैन फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ही हैज़ द राइट टू फॉर्म फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। इस एक राइट टू फ्रीडम के अंडर में कितनी सारी राइट्स हैं। अब हमारे देश के हर एक नागरिक को ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर के घूम सकता है, फिर सकता है। ठीक है, अब ये नहीं कि हम यूपी वाले अगर महाराष्ट्र जाने लगे तो महाराष्ट्र का कोई बंदा कहे कि तुम कहाँ से यूपी से महाराष्ट्र में चले आए, हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि हम तो इस देश के नागरिक हैं, हमें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपने देश के किसी भी कोने में हमारे को छूट है कि हम वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। ही कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस ऑफ हिज चॉइस। और हमें जो भी प्रोफेशन चूज़ करना है, जो भी मान लो कि हमको टीचिंग करनी है, मान लो हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, प्रोफेशन मतलब जिस भी क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं,
जो भी हमारा ऑक्यूपेशन होना है, जो भी हमारा बिजनेस है, वो हम अपने मन से चूज़ कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है इस बात को लेकर के। चलो ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड पे आ जाओ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयट करना मतलब किसी को बुरी तरीके से प्रभावित करना होता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स्ड लेबर नहीं होगा। फोर्स्ड लेबर मतलब वो जानते हो ना कि ज़बरदस्ती जो लोगों को बंधुआ मजदूरी वगैरह, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जब ज़मींदार्स वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे, अभी भी जो है मनी लेंडर्स वगैरह वो क्या कर लेते हैं, पहले ये बहुत प्रचलित था कि अगर सपोज़ कोई फैमिली है, उसमें जो फैमिली हेड ऑफ़ द फैमिली जो फादर हैं, उन्होंने अगर कुछ पैसे ले लिए मनी लेंडर से, कुछ लोन के अमाउंट में, लोन के फॉर्मेट में अगर कुछ पैसे ले लिए, तो उस पैसे को चुकाने में ही उनकी पूरी की पूरी उनका घर बिक जाता था, है ना। बच्चा, उनका बेटा, फिर वो नहीं चुका पाए तो मर के चले गए, फिर उनका बेटा चुकाएगा, फिर बेटा भी नहीं चुका पाया, क्योंकि इंटरेस्ट इतना हाई रहता था, हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे मनी लेंडर्स, एक्सप्लॉयट करते थे ना ज़मींदार्स वगैरह। और फिर अगर बच्चा नहीं चुका पाए फिर उसका पोता चुकाएगा। इस तरह करते करते धीरे धीरे क्या होता था, पूरा फैमिली बिक जाता था उन ज़मींदारों के हाथों, उन मनी लेंडर्स के हाथों। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, उनको बंधुआ मजदूर बना देते थे कि तुम लोग क्या करोगे, हमारे खेतों में काम करोगे और उसके बदले में तुम्हें हम कुछ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम लोग तो ऋण के तले दबे हुए हो। तो इस तरीके से फोर्स लेबर को हटाया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। और क्या क्या हटाया गया, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रन, और जो बच्चों को और वुमेन को गायब कर देते हैं, देखो किडनैपिंग वगैरह के केसेस देते हैं, इन सब चीज़ों को इसके अंदर में क्राइम बताया गया। चिल्ड्रन बिलो 14 years of age shall not be made to work in occupations which are fraught with danger such as mines, firecracker making factories and so on। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में एक और अधिकार है बच्चों को दिया गया है कि जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र की हैं वो कोई भी ऐसे ऑक्यूपेशन में नहीं करेंगे जहाँ पे हैज़र्ड है, जहाँ पे डेंजर है, जैसे पटाखे वगैरह बनाने की फैक्ट्री में बच्चे अगर काम करेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हैं। बॉन्डेड लेबर इन एनी फॉर्म हैज़ ऑल्सो बीन मेड इलीगल। बॉन्डेड लेबर का मतलब ये होता है बंधुआ मजदूरी, ये भी, इसको भी इलीगल कर दिया गया, ठीक है, ये भी असंवैधानिक है। इफ़ अ सिटीजन इज सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन ही कैन अप्रोच द कोर्ट्स एंड सीक जस्टिस, ठीक है। अगर किसी सिटीजन को ऐसा लगता है कि हमें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, किससे जाकर के अपनी बात कहेगा, कोर्ट में जाकर के अपनी बात कहेगा, और फिर उसको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। देखो यहाँ पे फोटो में देख लो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेक्स एनी काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन इलीगल। चलिए हो गया तीसरा। अब आ जाओ फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते ही हो, इंडिया में क्या है, डाइवर्स कम्युनिटी है जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करती है। इसके बावजूद हमारा जो देश है वो, और एक क्या है, एक सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट माने यहाँ पे हर एक धर्म को बराबर की समानता, प्राथमिकता, और उसको बराबर का इज्जत दिया गया है, बराबर का उसको हम लोगों ने दर्जा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पूरा देशवासी को फॉलो नहीं करना है भाई। आपका जो भी मन है, आप जिस भी धर्म को मानते हो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट माने फैला सकते हो, ठीक है। अगर कोई हिंदू के जो आचार्य वगैरह हैं, अगर वो ज्ञान देना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको रोक दिया जाएगा कि आप ऐसा नहीं करोगे, ये इलीगल है, ठीक है। ये हमारे यहाँ इसको तो फंडामेंटल राइट के अंदर में रखा गया है, ये तो मूलभूत अधिकार। तो ये हो गया आपका। और देख लीजिए इसमें थोड़ा सा, एवरी रिलीजन कम्युनिटी हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस एंड टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो मंदिर बनवाना है आपको, मस्जिद बनवाना है, आप उसके लिए टोटली फ्री हो, ठीक है। और आपको रिलीजियस अफेयर्स जो भी लेकर के चलना है आप उसको लेकर के चलो, ऐसा कोई भी यहाँ पे बंदिश नहीं है कि आपको इसी रिलीजन को फॉलो करना है। चलो अब आ जाओ फिफ्थ पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो अब कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि हमारा देश एक डाइवर्सिफाइड है, तो यहाँ पे कितनी संस्कृतियाँ हैं अलग अलग, है ना। तो हर एक स्टेट के का ही कल्चर अलग अलग है अपने आप में। और एजुकेशनल राइट्स, तो इसमें क्या है, एवरी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी हैज़ द फ्रीडम टू सेट अप इट्स ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट इट कैन प्रिजर्व एंड डेवलप इट्स ओन कल्चर। तो हर एक लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस्ड, और रिलीजियस माइनॉरिटी को यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकता है और वहाँ पे अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है, बचा के रख सकता है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसका देखभाल भी कर सकते हैं।
और ग्रांट करती है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट भी ये लोग दे सकते हैं, पैसे वगैरह भी दे सकते हैं ताकि इनका काम ठप्प ना हो, ठीक है। और इस तरीके से वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इस तरीके से हम लोग इस अधिकार के तहत, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के तहत जो हमारे माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं, उनको अपना अधिकार दिला सकते हैं। अब आ जाओ लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है ना। ये पूरा जितना आप लोगों ने अभी पांचों राइट्स पढ़े हैं, पांचों अधिकारों के बारे में, उनका पूरा निचोड़, एक समरी जो है, जस्ट यही है, कल्चरल और राइट टू एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो दिस राइट states that if any citizen of the country feels that any of the fundamental rights have been violated by the state, he can move the court to get his right restored. तो इस अधिकार के तहत ये बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि ऊपर दिए गए पांचों अधिकार, जो राइट टू इक्वालिटी और बाकी के पांचों आपने जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, अगर कोई भी वायलेट किया जा रहा है आपका, मतलब अगर आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं है, अगर आपको देखने को मिल रही है कहीं पे भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर कहीं पे भी आपको बोलने और अपने चीज़ों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है, तो इस अधिकार के तहत कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आप जाकर के कोर्ट से न्याय मांग सकते हो, ठीक है। इसीलिए दिस इज़ द रीज़न वाई द फंडामेंटल राइट्स आर सेट टू बी जस्टिसिएबल राइट्स। इसीलिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल राइट्स कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इस राइट्स से हम लोग जा करके ऐसे हमारे अधिकार जिसके लिए हम लोग न्याय भी मांग सकते हैं, ठीक है। सिटीजन अपील्स टू द कोर्ट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द कोर्ट डज दिस बाय इशूइंग रिट्स। जब फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी याचिका दायर की जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो कोर्ट का क्या काम है कि वो रिट इशू करता है। रिट को हम लोग एक अलग, अगर हम लोग वर्ड दें तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। वो ऑर्डर इशू करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी उससे कंसर्न है, उससे रिलेटेड है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने वायलेट किया है इस फंडामेंटल राइट को उस व्यक्ति का, तो उसके खिलाफ में वो रिट और ऑर्डर को इशू करता है। कोर्ट्स के पास पावर है, किसी भी, उसके पास क्या पावर है कि किसी भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है किसी भी नागरिक का, किसी भी सिटीजन ऑफ कंट्री का, तो उसमें कोर्ट क्या करेगी, दखलंदाजी करेगी और उसको उसका अधिकार दिलाने से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल क्यों है, ये हमें जानना आवश्यक है कि भाई कोई व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो वो किसकी शरण में जाएगा, कोर्ट के। चलो, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट माने कि फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी ने आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको वो एब्सोल्यूट है, आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, ये जस्टिसिएबल है, आप जा करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और अंडरलाइन करिए, इन अदर वर्ड्स दे कैन बी विड्रॉन और टेकन अवे बाय द स्टेट टेम्पररी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। Example, when the nation is at war, when there is a national emergency or internal disturbances and so on. Very important point. देखिए, आपने पढ़ लिया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या है, जस्टिसिएबल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट भी नहीं है। देखो, अब फंडामेंटल राइट्स तो आपको दिया जा रहा है हमारे देश में, लेकिन कभी कभार हमारे देश में क्राइसिस आ जाता है, जैसे कि अगर युद्ध वगैरह होने लगा आपस में दो देशों के बीच में, या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई, या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, मतलब कि उस टाइम पे देश की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो उस टाइम पे आपसे ये अधिकार छीने भी जा सकते हैं। अब ये अधिकार छीने कैसे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अब चार लोग आपस में बैठ करके गुपचुप बातें करेंगे और इधर का इन्फॉर्मेशन उधर, उधर का इन्फॉर्मेशन इधर शेयर करेंगे। अगर उसे दंगा भड़कने लगा, नेशनल इमरजेंसी हो गई, तो क्या कर देगी सरकार क्या लगा देगी, धारा लगा देगी कि आप लोग एक जगह बैठ करके असेंबल करके बात नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या क्या वायलेट हुआ, राइट टू फ्रीडम आपका वायलेट हुआ, तो ये आपसे सरकार छीन भी सकती है। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब नेशनल क्राइसिस में रहेगा हमारा नेशन, जैसे कि अगर युद्ध हो गया या फिर नेशनल इमरजेंसी आ गई कोई, ठीक है। It is noteworthy that when the framers of the Constitution were framing or drafting the Constitution, various minority communities expressed the need to have rights in the Constitution that would protect them. ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उस टाइम पे जो माइनॉरिटी ग्रुप थे उन्होंने भाई दर्जी की याचिका दायर की कि भाई हमारे इंटरेस्ट को बचाओ, हमारे तो कोई सुनने ही वाला नहीं है,
इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भेदभाव से उनको हटाने के लिए क्या रखा, इन सारे फंडामेंटल राइट्स को रखा, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन सारे राइट्स के थ्रू हमारे माइनॉरिटीज़ को हम बचा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, टू फोल्डेड है। इसमें क्या होता है, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम द राइट्स, कि भाई हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को हमारे देश के ये अधिकार प्राप्त है। और दूसरा, राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग ऑन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। ठीक है, राइट जो हैं वो बाइंड करते हैं हर एक अथॉरिटी को जो कि पावर है जिनके पास लॉज को बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेजिस्लेचर। चलो, फंडामेंटल राइट्स के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन ऐसा भी है जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहले डिड यू नो पे आ जाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 में आपने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में कौन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कंसेप्ट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का था वो कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। ठीक है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे देश में ही बना हुआ है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसका सोर्सेज जो है अलग अलग देशों से लिया है। कुछ सारे देशों से लेकर के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज जान लो जो सबसे बड़ा है, ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि लिखा गया है। चलो, आयरलैंड से लिया था हमने डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलो, अब इसके तहत क्या होता है, एक्ट्स एज अ गाइड टू द गवर्नमेंट बाय स्टेटिंग हाउ द कंट्री शुड बी रन। तो इसमें क्या लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि ये सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सरकार कैसे काम चलाएगी और कैसे रन करेगी एक देश को। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आस्क द फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और उसके रिगार्ड में गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज फॉर्म करती है, पॉलिसीज़ फॉर्म करती है, ताकि हमारे देश से गरीबी, भूखमरी, ठीक है, इन सब चीज़ों को हटाया जा सके। ओके, अब अभी आपने 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया, और आपको ये पता है कि ये जो है मूलभूत अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को दिए जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ अधिकार ले लेंगे आप और खुश हो जाएंगे तो क्या आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आपको अपने अधिकारों को जानने के अलावा आपको आपके कर्तव्यों को भी जानना होता है कि भाई आपको इतने अधिकार तो मिल गए, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है। अब इन कर्तव्यों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी क्या है। तो देखो, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या आता है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात को माने, रेस्पेक्ट करें उसकी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ आवर नेशन। ठीक है, अपने देश की जो यूनिटी है उसको बर्बाद ना करें, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री, अपने देश को बचाएं, नेशनल सर्विस प्रोवाइड करें, है ना, हम अपने रिच हेरिटेज को वैल्यू करें, प्रिजर्व करें। रिच हेरिटेज मैंने, हेरिटेज मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, जो कि बहुत बरसों से बना करके हमारे देश में अलग अलग राजा महाराजा चले गए, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज चली गई। तो ये नहीं कि आप घूमने जा रहे हो और आप चार मीनार पे गए हैदराबाद में, वहाँ पे जाकर के थूक दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपने हेरिटेज को बचाना ये आपकी ड्यूटी है। टू प्रमोट हारमनी, ठीक है, हारमनी माने देश में पीस को कैसे प्रमोट करोगे, कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे को कैसे प्रमोट करोगे, प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है, प्लांट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रीज़, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको बचाना, ये क्या है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये हमारे देश के हर एक आम नागरिक का कर्तव्य है। चलो आ जाओ लास्ट, सेक्युलर नेचर ऑफ स्टेट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपने पढ़ लिया, सेक्युलर नेचर ऑफ स्टेट क्या है भाई, हर एक रिलीजन को बराबरी का दर्जा दिया गया है। चलो, अब सेक्युलरिज्म के बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में विधिवत पढ़ोगे इन डिटेल। ठीक है, जैसे कि आपने देखा नेपाल के केस में, या फिर भारत का भी अगर आप हिस्ट्री देख लो तो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री खुद अडॉप्ट करती है। ठीक है, जब उसको पता चल जाता है कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में लागू होना है तो उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। चलो, इट इज़ नोट वर्दी दैट फ्रॉम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट मेनी चेंजेस हैव बीन मेड इन इट टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है बच्चों कि उस टाइम पे जो लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अब उस टाइम की तो सोसाइटी थी माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए, उस टाइम पे जो माइनॉरिटीज़ कंडीशन थी उस टाइम पे वो लिख दिया गया तो आज भी वही लागू होगा।
ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी, अब उस टाइम पे तो कंप्यूटर वगैरह थे नहीं, है ना, इतना डिजिटल टाइम था नहीं, तो उस टाइम पे क्या हम लोग हैकर्स के लिए रूल्स उसमें लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपका डिजिटल क्राइम है उससे रिगार्डिंग अभी बनाया गया लॉज, तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए गए हैं कि जो भी उस टाइम पे लिखा गया वो तो है ये बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है और बहुत बार अमेंड भी किया जा चुका है। ये सब तुम लोग जब थोड़ा ज़्यादा बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे। चलो बाकी का आप लोग ये पॉइंट्स इन ब्रीफ खुद से करेंगे और exercises we will do in the format of PDF. This was the lengthiest chapter and thank you class.